RTX 5050 का लैपटॉप इन द हाउस बॉयज। MSI कटाना भाई, लेटेस्ट जीपीयू लेकिन प्रोसेसर पुरानी जनरेशन का i7 14650HX। एंड ये जो लैपटॉप है आज की डेट में 1,10,000 के आसपास का लिस्टेड है ऑनलाइन। एंड एज एन ऑडियंस हम सबको उम्मीदें होती है नई जनरेशन में ब्रांड हमें कुछ नया देगा, बट MSI थोड़ा आपको इस वीडियो के बाद सोचने की जरूरत है। तो अभी भाई डब्बा खोलने की प्रक्रिया नहीं कर रहे क्योंकि सब कुछ सेम है। सेम लैपटॉप है 2024 वेरिएंट के जैसा एंड साथ में 240 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाता है विद अ पावर कॉर्ड। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बॉक्स के अंदर। एंड लैपटॉप भी अगर आप फिजिकली देखोगे ना बिल्कुल सेम 2024 की लुक्स के साथ आता है। जैसे टॉप लिड में हमारे को MSI का लोगो मिलता है एनग्रेव्ड, यहाँ पे डिजाइन बन रखे हैं, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है भाई टॉप लिड, और बाकी यहाँ पे हमारे को ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह मिल जाते हैं एजेस वगैरह पे टॉप लिड के ऊपर की तरफ, और थोड़े स्क्रू टाइप के डिजाइन है इनसाइड एरिया में और कीबोर्ड के ऊपर जो यहाँ पे अगर आप देखोगे। एंड पीछे से भी हमारे को बिल्कुल सेम लैपटॉप मिलता है जस्ट लाइक लास्ट ईयर। फिजिकली नो चेंज एंड बिल्ड वाइज भी वही सेम हालत है। लाइक जो टॉप लिड है उसका वॉवल देखो बढ़िया तरीके से एकदम ऐसे झूल रहा है। और वैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन आती है, 180 डिग्रीज तक चला जाता है पीछे पूरा। और जो लैपटॉप का वेट है 2.4 kg सेगमेंट में आता है, चार्जर मिला के अप्रोक्सीमेटली 3.1 kg तक चला जाता है। और टॉप लिड फ्लेक्स अगर आप देखोगे तो वही जैसे हमारे को MSI के लैपटॉप मिलता है कुछ वैसा ही है, ज्यादा नहीं है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी सच हमारे को ज्यादा नहीं मिलता। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी नॉट टू गुड नॉट टू बैड, जैसे आप MSI के लैपटॉप से उम्मीद कर सकते हो, जस्ट वैसी जो मिड रेंजर लैपटॉप होते हैं 80,000 1 लाख रुपीस वाले। एंड तकनीकी बात है, इंटेल कोर i7 14650HX प्रोसेसर है, 16 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला, 16 GB रैम है इस लैपटॉप के अंदर, 8 GB की 2 स्टिक्स लगा रखी हैं, DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली। अब अगर अगले दिन बंदे को अपग्रेड करनी है तो भाई डुअल चैनल में अगर वो 32 जाना चाहता है तो दोनों रैम स्टिक्स आपकी वेस्ट होंगी। वैसे ऑफलाइन मार्केट में लोग ले लेते हैं रिटर्न में अगर आप किसी शॉप वगैरह चेंज कराओगे, बट दिस इज नॉट अ गुड मूव। अगर आप DDR5 लगा रहे हो तो 16 GB सिंगल स्टिक भी अच्छा काम करती है और अपग्रेड के लिए स्पेस भी रहता है। और ऊपर से 1,10,000 रुपीज के हिसाब से 16 GB तो वैसे भी सेंस नहीं बनाती भाई, 32 GB रैम कम से कम होनी चाहिए थी। उसके अलावा जो जीपीयू है हमारा RTX 5050, अब वो 8 GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड हो चुका है, यानी कि वो स्टैंड करता है 4060 के साथ में। और 4050 पहले हमारा 6 GB हुआ करता था। और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगर्ड है वो 115 वॉट TGP के साथ है। बाकी अलग अलग लैपटॉप्स में कैसे आते हैं, इससे ऊपर की TGP वगैरह है नहीं है, वो हम टाइमली रिव्यू करेंगे तो देखते रहेंगे। एंड मैं कंपैरिजन भी प्लान कर रहा हूँ लैपटॉप में 4050 वर्सेस 5050 वर्सेस 4060 4070 तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत महंगे लैपटॉप्स में आता है तो उतना सेंस भी नहीं बनाता। और भाई स्टोरेज में तहलका 512 GB की Gen 4 SSD है इस प्राइस पॉइंट पे, और रीड एंड राइट स्पीड तो बढ़िया जैसे Gen 4 की होनी चाहिए। ऊपर से सिंगल M.2 SSD का स्लॉट है। 2025 में गेमिंग लैपटॉप में डजंट मेक एनी सेंस, जस्ट बिकॉज आपको अपग्रेड करनी है तो स्वैप करनी पड़ेगी। वैसे इनका कहना है कि 8 TB तक स्टोरेज एंड 64 GB तक रैम आप इनके सारे लैपटॉप्स में कर सकते हो। किसी ने करी है तो मेरे को कमेंट करके बताना, बट सिंगल SSD का स्लॉट अ ड्रॉबैक। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और 1 मंथ का Xbox गेम पास मिलेगा अगर कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस करनी हो, पैसे नहीं खर्चने डे 1 पे। साथ में कोई भी MS ऑफिस नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता MSI वालों को ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग इनका लैपटॉप लेंगे उन्हें MS ऑफिस का काम ही नहीं होगा। भाई स्टूडेंट्स लोग MSI के लैपटॉप लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी समटाइम्स अपने लिए गेमिंग लैपटॉप लेते हैं, तो MS ऑफिस की नीड होती है, इसमें नहीं है। भाई Lenovo लॉक में आ जाता है, HP Victus Omen में मिलता है, अब तो Asus वालों ने भी शर्म करके देना शुरू कर दिया। MSI नाम में MS है पर MS ऑफिस नहीं है। आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। और भाई अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से हो तो ये पार्ट आपके लिए, बाकी लोग स्किप करके आगे जा सकते हो। अगर आप अपने लिए लैपटॉप देख रहे हो ऐसा या कोई भी गेमिंग लैपटॉप या थिन एंड लाइट या कन्वर्टेबल, तो आप लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो जो आपको देहरादून कैपरी ट्रेड सेंटर मिल जाएगा। एंड इनके पास सारी वैरायटी के लैपटॉप है, सारे पेमेंट मोड्स अवेलेबल है, कैश, क्रेडिट, EMI, किडनी विडनी की बात तुम देख लेना। अगर तुम्हारा कुछ ज्यादा महंगा लैपटॉप लेने का मन हो तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस वगैरह जानने से पहले कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। एंड अगर इसी प्रोसेसर को कंपेटिटिव प्रोसेसर से देखते हैं जो 1 लाख के आसपास वाले लैपटॉप्स में हमारे को मिलता है, तो पूरा चार्ट है आपके सामने Cinebench R23 का, मल्टी कोर सिंगल कोर के जितने भी नंबर आप चेक कर लो। जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है ये प्रोसेसर इन्हीं लैपटॉप से मिलता है। जैसे लॉक में भी मिलेगा, पुराने वाले में भी था भी है, और जो HP Victus Omen वगैरह हो गया। एंड बेंचमार्क Cinebench R23 के नंबर्स आप देख सकते हो, देन Cinebench 2024 के नंबर्स ये रहे आपके सामने। Geekbench 6 में भी अच्छे खासे मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर निकाल के देगा। तो CPU परफॉर्मेंस इज गुड, लाइक कोडिंग अगर आपको करनी है, अगर आप स्टूडेंट हो, उसके अलावा मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर भी आराम से चल जाएंगे। मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो जो GPU पे हमने किया, अच्छे खासे नंबर यहाँ पे निकाल के देगा। DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया LM स्टूडियो में, एंड इस लैपटॉप में वो रन नहीं हो पाया, मतलब लैपटॉप फ्रीज हो गया था, यानी कि रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कॉल आउट करूंगा रैम को, रैम की काफी ज्यादा नीड होती है। अगर आप AI/ML वाले टास्क सोच रहे हो तो 32 GB इज मैंडेटरी, लेकिन इस वाले लैपटॉप को अगर लोगे तो दोनों 8 GB की स्टिक फेंक के 16 की लगानी पड़ेगी। ये तो 1,10,000 से ऊपर पड़ जाएगा फिर। एंड 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क रन किया, 2951 स्कोर निकाल के दे गया।
अप्रोक्सीमेटली 4050 और समवॉट 4060 वाली परफॉर्मेंस। उसके बाद ब्लेंडर में BMW रेंडर निकाला जीपीयू पे 25 सेकंड्स के आसपास हमारे को लगे। तो एट दिस प्राइस पॉइंट जीपीयू इंटेंसिव आपको टास्क करने हैं 3D मॉडलिंग वगैरह के, लाइक इंटरमीडिएट आप इस लैपटॉप पे आराम से कर पाओगे। बाकी तो जितने पैसे खर्च हो गए फिर 50 60 70 80 90 4 लाख 5 लाख तो वह सब ऐसे चले जाते हैं। एंड इवन अगर आपको गेम डेवलपमेंट वगैरह भी करनी है तो वो भी आप कर पाओगे, बट ऑब्वियसली इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके टास्क कैसे हैं, कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है। मान लो अनरियल इंजन 5 पे आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वो लेगा, तो वेरी सब्जेक्टिव, बट हो इसके ऊपर जाएगा। उसके बाद Puget बेंच फॉर प्रीमियर प्रो 9500 प्लस कोर। आफ्टर इफेक्ट्स का बेंचमार्क चला ही नहीं बिकॉज उसके लिए मिनिमम 32 GB रैम चाहिए होती है स्पेसिफिकली ऑन लैपटॉप्स। एंड फोटोशॉप में भी 6000 प्लस एंड डाविंची रिजॉल्व में भी 8200 प्लस। तो आराम से 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी हो, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर किसी भी लेवल तक चलाना हो, इवन आफ्टर इफेक्ट्स भी चल जाएगा। नंबर उसके नहीं निकल गया, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आफ्टर इफेक्ट्स यूजर्स को मिनिमम 6 to 8 GB रैम वाला जीपीयू जो इसके अंदर मिलता ही है। 32 GB रैम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बाकी जो इसका प्रोसेसर है वो तो अच्छा ही। और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम्स का बेंचमार्क आप देख सकते हो, जिसमें सीपीयू का स्कोर, जीपीयू का स्कोर आपका सामने और ओवरऑल स्कोर भी 10000 प्लस है। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी हमने निकाला 84000 प्लस निकल गया। उसके बाद VR मार्क का बेंचमार्क आप देख सकते हो 12000 प्लस। मतलब अगर आपको VR गेमिंग करनी है एक्सटर्नल हेडसेट लगा के इस लैपटॉप के थ्रू तो वो भी आप कर पाओगे। और अगर इस जीपीयू को कंपेयर करते हैं 4050 और 4060 से तो ये कुछ बीच में लाई करता है। 4050 से थोड़ा बेटर है बट 4060 जितना बेटर नहीं है। लेकिन ऑन ग्राउंड कैसा परफॉर्म करता है इन गेम्स एंड प्रोडक्टिविटी, उसके लिए हमारे को कंपैरिजन डेडिकेटेड बनाना पड़ेगा बिकॉज टेस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। थोड़ा सा वक्त दो, देंगे जरूर। और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए 100% लोड पे सीपीयू को डाला प्राइम 95 में, मैक्सिमम 95 डिग्रीज टेंपरेचर गए, 87 डिग्रीज का एवरेज आया। क्लॉक स्पीड 5.18 गीगाहर्ट्ज से 2.77 तक आ गई थी। थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग वगैरह कर गया होगा। एंड वॉटेज भी अच्छी खासी पुश हुई थी 110 वॉट तक, लेकिन एवरेज 88 वॉट का है। सीपीयू अच्छे से पावर ड्रॉ कर पा रहा है। और जीपीयू में भी मैक्सिमम 114 वॉट तक गया और एवरेज भी 114 वॉट का मेंटेन कर पाया। और टेम्परेचर 87 तक चले गए थे बट एवरेज इज 74.3। ये एक घंटे के लोड्स हैं, वो भी 100% वाले हैं जो आप ऑब्वियसली नहीं डालने वाले। लैपटॉप हमारा बंद नहीं हुआ, कुछ क्रैश वगैरह नहीं हुआ, स्टेबिलिटी के साथ चल रहा था। और भाई गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे 5050 कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक तो 1080p जो इसकी अपनी डिस्प्ले, वैसे हमने 1440p में भी 3 गेम टेस्ट किए कि भाई कहां तक पुश कर पाएगा। 8 GB रैम है ना, तो गेम टेस्ट देखो फिर आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद वैलोरेंट, ये हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है तो बढ़िया एवरेज हमारे को 370-400 FPS के आसपास मिल जाते हैं क्योंकि जो सीपीयू है काफी अच्छा खासा है। एंड यस, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ऑन हमने की हुई है। ये लैपटॉप में बैटरी ड्रेन इशू चेक करने के लिए होती है। एंड इस लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो बैटरी आपको ड्रॉप दिखेगा, जैसे अभी CS2 में देखो 98% चली गई। ये बेसिकली MSI की ना कोई बैटरी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें ये 95 तक जाती है, फिर वहां पे स्टक हो जाती है, यानी कि पूरा चार्ज नहीं होने देती बैटरी को, उसका साइकिल कंप्लीट ना होने के लिए, जिससे बैटरी की हेल्थ बढ़ जाती है हमारी। एंड यहाँ पे CS2 में भी हमारे को बढ़िया आराम से 180-200 FPS मिल जाते हैं और वेरी हाई सेटिंग्स 1080p है जो उसकी नेटिव स्क्रीन है। फिर उसके बाद GTA एनहांस्ड एडिशन ट्राई किया जिसमें प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पे रखा जो अच्छा खासा जीपीयू पे लोड डाल देता है। एंड यस, यहाँ पे हमारे को एवरेज 60-65 FPS मिल रहा है। और यहाँ पे जो लैपटॉप है ना थर्मल्स अच्छे मेंटेन कर पा रहा है। ऑब्वियसली इसका फैन बहुत लाउड जाता है बट यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे ना 50-55 पावर ड्रॉ के हिसाब से भी तो सही मेंटेन कर रहा है। जबकि जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्रीज के आसपास है। उसके बाद एल्डन रिंग रे ट्रेसिंग मैक्सिमम, प्रीसेट मैक्सिमम और एवरेज हमारे को वही 50-55 FPS का मिल जाता है। 60 स्टेबल FPS वाली गेम है ये। थोड़ी बहुत ड्रॉप होती है नीचे जाते हैं जब फाइट्स कॉम्बैट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी हाईएस्ट सेटिंग और यहाँ पे हमारे को 70, 80, 85 FPS मिल रहा है। एंड DLSS का सिनेरियो दोनों में डिफरेंट रखा था एज ऑलवेज। उसके बाद साइबरपंक, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छे फ्रेम रेट निकाल के दे गया लैपटॉप। उसके बाद फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगाया तो भाई धुआंधारी FPS। एंड उसके बाद जैसे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे गया ना तो वही रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे FPS आ गए थे। ये 2x वाला फ्रेम जनरेशन है जो हमारे को 40 सीरीज पे भी मिलता है। मल्टी फ्रेम जनरेशन में आगे दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल है, थोड़े मतलब 1% लो ज्यादा है, लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा लोगे तो एवरेज आपको 100-110 FPS का मिल जाएगा। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज, वैसे यूजुअली हम अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे करते हैं बट ये वेरी हाई पे टेस्ट किया क्योंकि VRAM कंस्ट्रेंट की वजह से ना गेम चल नहीं रही थी, तो वेरी हाई सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग ऑन को हाई पे करके एवरेज 25-30 FPS मिल रहा है जो कि प्लेबल नहीं है, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो अच्छे FPS मिल जाते हैं। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे दोनों केसेस में अच्छे FPS निकाल के दे गया, मतलब बढ़िया स्मूथ मक्खन 1080p में। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के भी हालात कुछ ऐसी हैं, मतलब बढ़िया 55-60 FPS नॉर्मली मिल जाता है फ्रेम जनरेशन लगा के 100 पार। और स्पेसिफिकली होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के अंदर ना सीपीयू टेम्परेचर्स हायर साइड गए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सीपीयू टेम्परेचर्स हमारे 70-75 वॉट तक जा रहे थे। इस गेम में स्पेसिफिकली सीपीयू ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। फिर उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा हमने टेस्ट किया, उसके अंदर भी रॉ परफॉर्मेंस में 60, फ्रेम जनरेशन लगा के 120 प्लस एंड टेम्परेचर्स आप यहाँ पे देखोगे तो कंट्रोल्ड है। और उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक हाईएस्ट सेटिंग और उसके अंदर भी वही 1080p में ऑफ पे तो नॉर्मल इतने अच्छे FPS नहीं है 20-25, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगाते हैं तो 60 तक चले जाते हैं। फिर वेरी हाई अगर रे ट्रेसिंग करते हैं तो रॉ परफॉर्मेंस में तो भैया एकदम
एकदम लैपटॉप की सांसें रुक गई। लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो प्लेबल एफपीएस मिल जाते हैं 40 तक। एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली मल्टी फ्रेम जनरेशन मैंने ट्राई करके देखा, जिसके अंदर यस इंपैक्ट हमारे को मिला, लेकिन वही है 3x और 4x के सेम ही एफपीएस आ रहे थे। जहां तक मेरे को लगता है वीरैम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मल्टी फ्रेम जनरेशन उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना एक डेस्कटॉप जीपीयू पे करता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे है, सिनेमैटिक भी है, उसके हिसाब से अच्छे फ्रेम रेट मिल जाते हैं। बट वो ये विजुअल लॉस मिलता है जो मैं 50 सीरीज में बहुत बार बता चुका हूँ पहले। फिर उसके बाद एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स, डीएलएसएस ऑफ पे, यहाँ पे ठीक ठाक एफपीएस है, फ्रेम जनरेशन लगा के तो बढ़िया 100+। लेकिन भाई साहब जब ये गेम रे ट्रेसिंग देता है ना, यहाँ पे रे ट्रेसिंग पे रॉ परफॉर्मेंस पे अच्छे एफपीएस नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको प्लेबल एफपीएस मिल जाएंगे। फिर स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, इसके अंदर बहुत फ्लक्चुएशन है, ये गेम अभी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर आप देखोगे ना रॉ परफॉर्मेंस में तो बहुत ज्यादा एफपीएस ड्रॉप होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं। बट वो ये मैक्सिमम कभी बहुत ज्यादा चले गए, फिर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो गया। फिर वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं तो भी रॉ परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इतनी स्टेबल नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के यू कैन गेट प्लेबल एफपीएस। देन लास्टली हेलब्लेड 2, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस ठीक है, खेल भी सकते हो, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगा लोगे तो मजा ही आ जाएगा। फिर मैंने कहा 1440p भी टेस्ट कर लेते हैं। 1440p में यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से ब्लैक मिथ वुकोंग खेल पाओगे विदाउट रे ट्रेसिंग, क्योंकि रे ट्रेसिंग लगा के तो एकदम ऐसा लैपटॉप धुएं निकलने वाले थे बस। उसके बाद मल्टी फ्रेम जनरेशन भी लगाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना जैसे रेजोल्यूशन बम्प अप हुआ, ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम हुए, और यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस अच्छी निकल ही नहीं पाई ड्यू टू वीरैम ऑल्सो। और अगर शायद 32GB रैम होती तो प्रोबेबली ये बेटर परफॉर्म कर पाता, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। बाकी फ्यूचर में टेस्ट करेंगे तो बताऊंगा, और हो सकता है फ्यूचर में एनवीडिया के ड्राइवर अपडेट्स वगैरह के थ्रू ये परफॉर्मेंस बेटर हो सके। आपके जो भी थॉट्स हो मेरे को कमेंट करके बताना। हेलब्लेड 2 भी हमने टेस्ट किया आई सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस में नहीं अच्छी गिलवा पाया, फ्रेम जनरेशन लगा के बहुत अच्छे फ्रेम रेट निकाल के दे गया। उसके बाद मल्टी फ्रेम जनरेशन जब हमने लगाई ना 3x एंड 4x, तो 2x से कम आ रहे हैं 3x के अंदर, और 4x के अंदर थोड़े अच्छे फ्रेम रेट आ रहे हैं। बट अगर आप टेक्सचर लॉस देखोगे ना इस जगह पे, कितने ब्लैक ब्लैक टेक्सचर आ रहे हैं। डेस्कटॉप में जितने भी हमने हाई एंड जीपीयूज पे टेस्ट किया, ऑब्वियसली 50-50 लो एंड है, भी डेस्कटॉप पे आया भी नहीं है, बट डेस्कटॉप में ऐसे टेक्सचर वगैरह में दिक्कत नहीं आ रही थी हमारे को। फिर साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फ्रेम जनरेशन लगा के भी अच्छी है, रे ट्रेसिंग लगाई तो फ्रेम जनरेशन लगा के एफपीएस हमारे को प्लेबल मिले। उसके बाद इसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाई। अब जैसे कि पुराना टाइटल है, थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, इतना ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग नहीं है कंपेयर्ड टू ब्लैक मिथ वुकोंग जैसे टाइटल जो अनरियल इंजन 5 पे, तो ये मल्टी फ्रेम जनरेशन में ज्यादा बेटर फ्रेम रेट निकाल के दे पाया, जो हमारा एक लौता बेनिफिट है गेमर्स को 50 सीरीज के जीपीयूज का। और लंबी 5 से 6 घंटे गेमिंग करने के बाद मैंने कहा कीबोर्ड टेम्परेचर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कीबोर्ड पे खेलते हैं, तो WASD के आसपास 34-35 डिग्री टेम्परेचर गया, विच इज ऑन अ डिसेंट वार्म साइड। जो हर एक लैपटॉप जाता है, बीच में चिपसेट एरिया होता है तो 40 डिग्री जाता ही है, और राइट साइड से भी हमारे जो टेम्परेचर हैं वो 38-39 है, जो इतना हमारा गेमिंग में यूज होता नहीं है। देन पोर्ट्स, यहाँ पे राइट साइड में RJ45 लैन पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट जिसका आउटपुट RTX 5050 से मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट मिलता है USB 3.2 Gen 2 वाला, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करेगा थ्रू RTX 5050, एंड अप टू 100 वॉट की PD का भी सपोर्ट मिलता है। अच्छी बात है, PD एटलीस्ट मिल रही है। और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिलेगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, बाकी लेफ्ट साइड में एक पावर इनपुट का पोर्ट, और साथ में 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट। तो पोर्ट्स के मामले में मेरे को ऐसा कोई कमी नहीं लगी। एक एक्स्ट्रा टाइप सी का पोर्ट दे देते तो सोने पे सुहागा जाता, वरना कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। और मक स्विच मिलता है इसके MSI सेंटर के अंदर, जिसके अंदर आप इसके इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU और DGPU में शिफ्ट कर सकते हो फॉर परफॉर्मेंस या बेटर बैटरी। पता होगा नहीं? इसका मतलब नए नए आए हो, सब्सक्राइब मारो, बताता रहता हूं मैं। और फिजिकली जैसे मैंने बताया कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ट्रैक पैड हमारे को सेम मिलता है, फुली क्लिकेबल वाला है, मीडियम साइज वाला ट्रैक पैड है, चलने में ठीक है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। कीबोर्ड इज ऑल्सो द सेम, यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड है, बट नम पैड की कीज ऑब्वियसली छोटी छोटी है, जैसे कटाना में मिलती है। 4 जोन RGB कीबोर्ड है, जोन्स में RGB है, जिसको आप कस्टमाइज कर पाओगे। 1.7 mm का की ट्रैवल है, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसा आप एक गेमिंग लैपटॉप से एक्सपेक्ट करोगे वैसा ही है। और भाई ये लैपटॉप डिसअपॉइंट तो करता ही नहीं है। डिस्प्ले क्या जबरदस्त, 15.6 इंच की 1080p डिस्प्ले, IPS लेवल 16:9, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और पीक ब्राइटनेस कहां ब्रांड 300-350 निट्स पे फोकस कर रहे हैं 1 लाख के लैपटॉप में, 275 निट्स ऑल टाइम। और भाई कलर गैमेट तो उससे भी तगड़ा, 68% sRGB, 48% NTSC, मतलब जो बेसिक कलर गैमेट आता है एक 50, 60, 70 हजार के लैपटॉप में, वो 1,10,000 में आपको मिलेगा, एकदम टॉप नॉच। अरे भाई MSI वालों अब तो बदल जाओ भाई, कसम से। Lenovo लॉक जो अपने स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000, उनके हर लैपटॉप में 100% sRGB है। यहाँ पे ये 2025 के लेटेस्ट लैपटॉप के अंदर बेसिक कलर गैमेट के साथ आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और बिगेस्ट ड्रॉबैक है इस लैपटॉप का। मतलब MSI वालों को लगता है कि गेमर्स लोगों को अच्छी डिस्प्ले की क्या जरूरत, गेमर क्या, गेमर अंधा है। तो मतलब कलर एक्यूरेसी तो है नहीं इसकी डिस्प्ले में, मतलब फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के अंदर कलर ग्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए 100% sRGB वाली डिस्प्ले लगती है, या 100% DCI-P3 हो जाए तो और भी बेटर चीज है। एंड यहाँ पे वैसे डिसेंट है कलर स्क्रीन के, मल्टीमीडिया वगैरह देख लो, गेम्स वगैरह खेल लो, बट एज पर प्राइस पॉइंट एक्सेप्शनल नहीं है डिस्प्ले, जो कि होनी चाहिए थी। अभी Lenovo लॉक आएगा, थोड़े दिन में कहेगा भाई साहब क्या, Who are you? और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, एंड माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, एकदम बढ़िया 720p वेबकैम है, 1080p नहीं, वो सस्ते लैपटॉप्स में आते हैं, 1,10,000 720p भाई साहब,
बाकी क्वालिटी और माइक की जो भी है वो तुम कमेंट करके बताओ। और भाई स्पीकर्स डाउन फायरिंग वाले 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं एंड स्पीकर्स हमेशा MSI के लैपटॉप मुझे अच्छे लगते हैं, लाउड रहते हैं, क्लियर हैं। एक बार थोड़ा सैंपल सुन लो, हेडफोन लगा लेना, थोड़ा अच्छा सुन लोगे। नॉट टू लाउड नॉट टू लो, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और साथ में नाइमिक ट्यून्ड है, नाइमिक की ऐप मिल जाती है, इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो जो ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल स्पीकर या हेडफोन्स पे फील होगी। और फाइनली बैटरी बैकअप बढ़ा दिया, 75 वॉट आवर की बैटरी है। जब कटाना 17 कर रहा था 53.5 वॉट आवर की बैटरी थी 17 इंच के लैपटॉप। मैंने कहा भाई क्या सेंस बन रहा, कह रहे भैया नहीं नाराज मत हो, 75 वॉट आवर देंगे। एंड यस बैटरी बैकअप वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे लगभग 3.5 to 4 आवर्स का, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। हमने क्या करा था 50% स्क्रीन ब्राइटनेस रखी, यहाँ पे कीबोर्ड बैकलाइट को ऑफ रखा और बैटरी सेवर, बेस्ट बैटरी एफिशिएंसी, सब कुछ मतलब बैटरी सेवर पे लगा दिया। तो उसके अंदर ये बैकअप है। बाकी आपका यूज केस चेंज होगा तो बैटरी बैकअप चेंज हो सकता है। और गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा बैटरी बैकअप की उम्मीद भी नहीं करते, आप शगुन होता है। और चार्ज होने में 30 मिनट्स में 50% तक हो जाता है और फुल चार्ज होने में 1 आवर अप्रॉक्स लगता है। तो देखो ओवरऑल अगर इस मशीन को कंक्लूड करते हैं, जिस प्राइस पे ये आई है उस पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 1,10,000 में आपको आराम से 4060 वाले लैपटॉप मिल जाएंगे। बस वही है मल्टी फ्रेम जनरेशन का बेनिफिट मिलता है, वो भी इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे। 1440p में तो VRAM कंस्ट्रेंट की वजह से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती नहीं है, वो विजुअल लॉस हमारे को बहुत मिलता है। तो ऑब्वियसली 2x फ्रेम जनरेशन इज मोर देन इनफ एज पर टुडेज गेम्स। बाकी फ्यूचर में क्या होता है, कितनी ऑप्टिमाइजेशन होती है वो बात है। एंड डिस्प्ले बेसिक है, कैमरा 720p30 है, सिंगल SSD का स्लॉट है, कहीं जगह शॉर्टकमिंग्स है इस लैपटॉप की। अब अगर इसका फ्यूचर में प्राइस कम होता है तो ये अपनी ऑफरिंग्स के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, बट एट 1,10,000 नहीं भाई। एंड आई थिंक MSI को इंप्रूव करना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत तेज भाग रहा है, ये भाग नहीं रहे। बाकी आपके क्या थॉट्स है लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ। कंपैरिजंस वगैरह टाइमली आ जाएंगे चैनल के ऊपर, क्योंकि अभी नए लैपटॉप्स टेस्ट करूँ, थोड़ा ओपिनियन जनरेट होने दो अपने अंदर, मल्टीपल मशीन्स टेस्ट करनी पड़ेंगी। और किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो, किसी का कंपैरिजन चाहते हो, कुछ भी तुम्हारे माइंड में कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके थ्रू बहुत आइडियाज मिल जाते हैं। बाकी सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।